Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. So आज के इस वीडियो में हमें कवर करना है 18th ऑफ दिसंबर 2024 के इम्पोर्टेंट न्यूज का क्वेश्चन फॉर्म में इन डेप्थ एनालिसिस एंड ऑल these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on GK Today application. So start करते हैं आज का सेशन बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आंसर देना है क्वेश्चन का जो कि लास्ट सेशन से रिलेटेड है एंड दैट इज सो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन गिवन है सो आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट पेयर जस्ट लाइक 1 दिसंबर को जो डे ऑब्जर्व किया जाता है दैट इज वर्ल्ड एड्स डे। सो 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे, कल ही हमने डिस्कस किया था 16 दिसंबर को दैट इज विजय कारगिल दिवस था। एंड ये जो डेट गिवन है इनके पेयर कौन से हैं ये आपको बताने हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। First one is which country won the Women's Hockey Junior Asia Cup 2024? So recently Women's Hockey Junior Asia Cup का टाइटल किस कंट्री ने जीत लिया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। सो रिसेंटली 15th ऑफ दिसंबर 2024 में इंडियन वुमेन्स जूनियर हॉकी टीम ने जीता है 10th एडिशन वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप का और इसमें डिफीट करा है चाइना को 3-2 के स्कोर से। यह जो 10th एडिशन था ये रिसेंटली कहाँ पे कंप्लीट हुआ था? मस्कट ओमान में कंप्लीट हुआ था। एंड इससे पहले वाला जो एडिशन था 9th 2023 में उसमें इंडिया ने ही जीता था एंड हैंस कंसेक्यूटिव 2 एडिशन को इंडिया जीत चुका है। इसमें जो प्लेयर्स है वो अंडर 21 है एंड दैट इज जूनियर एशिया कप। सो टॉप 5 टीम्स ने क्वालिफाई किया था एंड दैट इज इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया एंड मलेशिया। एंड इस प्रकार 10th एडिशन को जीतकर इंडिया ने 2025 में FIH विमेन्स जूनियर वर्ल्ड कप जो होने वाला है उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। एंड इसी के साथ वर्ल्ड कप यह कहाँ पर होने वाला है? चिली में होने वाला है। एंड यहाँ पे बात की जा रही है विमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप की। सो इस कप के लिए जो मोस्ट सक्सेसफुल टीम है अभी तक वो साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया के पास मोस्ट टाइटल्स है, 4 टाइटल अभी तक जीत चुकी है साउथ कोरिया विमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप के। चाइना ने 3 टाइम जीता है इस टूर्नामेंट को एंड इंडिया ने 2 बार जीत लिया है 2024 की विक्ट्री के साथ, राइट। एंड इसी के साथ अभी रिसेंटली हमने देखा था कि 2024 का मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप भी अभी रिसेंटली हुआ था, उसका भी 10th एडिशन हुआ था और इसमें जिस टीम ने विक्ट्री हासिल करी थी दैट इज आल्सो इंडिया। अंडर 21 में प्लेयर्स ने खेला था और इंडिया ने जीता था मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप। एंड अगेन लास्ट जो एडिशन हुआ था वह भी इंडिया ने ही जीता था। और ये कहाँ पे कब हुआ था? सो 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक चला था हॉकी टूर्नामेंट और ओमान में चला था, मस्कट ओमान में ही चला था, सेम लोकेशन। सो सेम लोकेशन पे रिसेंटली 10th एडिशन हो चुके हैं विमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप के एंड मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप के, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next is Kaleshwaram lift irrigation scheme is associated with which state? So recently Kaleshwaram lift irrigation scheme न्यूज में रही और किस स्टेट से एसोसिएटेड है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। तेलंगाना से रिलेटेड है। So why it is in news? Because recently the National Dam Safety Authority ने डिसाइड करा है कि वो फाइनली एक रिपोर्ट को सबमिट करेगा एंड दैट इज अबाउट कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, राइट। एंड इस रिपोर्ट में जियो टेक्निकल टेस्ट को फिलहाल सबमिट नहीं किया जाएगा, रेस्ट न्यूज को सबमिट किया जाएगा। दैट इज अबाउट कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम बाय नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। एंड KLIS एक मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो कि वर्क करेगा कहाँ पर? गोदावरी रिवर पर, तेलंगाना में। एंड 45 लाख एकड़ जो जमीन है वहां पे सर्व करेगा, प्लस 20 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेगा इंक्लूडिंग हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। सो वाटर
रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए, इरिगेशन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है। कहाँ पर? तेलंगाना में स्टार्ट किया गया है। एंड ओवरऑल 20 डिस्ट्रिक्ट इससे प्रॉफिट लेने वाली है। मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये। KLIS विल स्पेन 500 किलोमीटर एंड इसका जो केनाल नेटवर्क है वो 1800 किलोमीटर तक फैला है। एंड जो वाटर कैपेसिटी है 240 TMC प्रोड्यूसिंग वाटर कैपेसिटी है इस इरिगेशन प्रोजेक्ट की, दैट इज लोकेटेड इन तेलंगाना, राइट। सो आपको ध्यान रखना है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ये किस स्टेट से रिलेटेड है? तेलंगाना से रिलेटेड है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड इन तेलंगाना? सो रिसेंटली तेलंगाना गवर्नमेंट ने आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड को इनिशिएट किया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर एक्स सर्विसमैन, यह इसका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। Indian skimmer bird recently spotted at which dam in Telangana, marking a first for state. और ये लोअर मनेर डैम पर लोकेटेड है एंड द डैम इज मनेर, और ये भी कहाँ पर लोकेटेड है? तेलंगाना में लोकेटेड है। Next is which South Korean river project is being used as a model for the rejuvenation of the Musi River in Telangana. So तेलंगाना में मूसी रिवर के रिजुविनेशन पे काम किया जा रहा है और इसके लिए एक मॉडल को देखा जा रहा है, इंस्पिरेशन ली जा रही है एंड दैट मॉडल इज रिलेटेड विथ साउथ कोरिया एंड द नेम इज हान रिवर, राइट। And recently, a rare Indian painted frog was recently sighted at which tiger reserve of Telangana. So recently, तेलंगाना का एक टाइगर रिजर्व न्यूज में रहा था बिकॉज वहां पर एक इंडियन पेंटेड फ्रॉग को देखा गया था एंड दैट इज कवल टाइगर रिजर्व। सो कवल टाइगर रिजर्व आपको ध्यान रखना है कहाँ पर लोकेटेड है? तेलंगाना में लोकेटेड है। Next is shallow aquifer management model recently launched in Telangana is part of which a scheme of the Ministry of Housing and Urban Affairs. So यह part है अमृत mission ka, that is Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, right? And next is which cooperative society has recently signed an agreement with Maruth Drone Tech Private Limited to launch drone as a service operations in Andhra Pradesh and Telangana. So ये recently Indian Farmers Fertilizer Cooperative Society के साथ sign किया गया है. Recently, who has been given additional charge of Telangana Governor and Lieutenant Governor of Puducherry? So recently जो additional charge मिला है वो किसे मिला है? CP राधाकृष्णन को मिला है एंड ये अपॉइंट हुए हैं एज अ तेलंगाना गवर्नर एंड आल्सो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी। पुडुचेरी दैट इज अ UT ऑफ इंडिया। Let's move to the next one. Next is the Konda Reddy tribe is primarily found in which state? So recently एक tribe news में रही, that is Konda Reddy tribe and किस स्टेट में यह पाई जाती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। सो आंध्र प्रदेश के गोदावरी रिवर के अलोंग साइड कोंडा रेड्डी ट्राइब रिजाइड करती है, रहती है और तेलुगु स्पीक करती है। इनका एक यूनिक एक्सेंट है एंड फोक हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करती है। इनका जो सिस्टम है पेट्रियार्कल फैमिली स्ट्रक्चर है, जो मैरिजेस है वो वेरियस कस्टम बेस्ड है प्लस एंड इनका एक सिस्टम है दैट इज पेडा कापू। पेडा कापू इनका सोसाइटी का एक सिस्टम है एंड हु इज आल्सो द विलेज प्रेस्ट, जो विलेज का पुजारी है उन्हें पेडा कापू के नाम से जाना जाता है एंड दैट इज रिलेटेड विद द कोंडा रेडी ट्राइब। सो रिसेंटली अपने कल्चर ट्रेडिशनल फॉलोइंग के कारण यह न्यूज में रही थी एंड कहाँ पर पाई जाती है? आंध्र प्रदेश के गोदावरी रिवर के अलोंग साइड यह रहती है, राइट। एंड नाउ यहाँ पे ट्राइब्स की बात की जा रही है। सो मेजर ट्राइब को हम अगेन रिवाइज करेंगे सो दैट आपको फाइनली ट्राइब्स इन द न्यूज याद हो ही जाए। सो फर्स्ट इज अंगामी ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट? सो बता सकते हैं अंगामी ट्राइब किस स्टेट में रहती है? नागालैंड में रहती है। तिखी ट्राइब ये किस स्टेट में पाई जाती है? तिखी ट्राइब भी नागालैंड से रिलेटेड है। निगाडा फेस्टिवल रिसेंटली न्यूज में था, कौन सी ट्राइब इसे सेलिब्रेट करती है? रेंगमा ट्राइब इसे सेलिब्रेट करती है निगाडा फेस्टिवल को। एंड जोरावर ट्राइब ये किस पार्ट में पाई जाती है? इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में पाई जाती है। होजागिरी फोक डांस ये किस ट्राइब से एसोसिएटेड है? ये रियंग ट्राइब से एसोसिएटेड है। एंड सुमी नागा ट्राइब किस स्टेट से रिलेटेड है? नागालैंड से रिलेटेड है। एंड गोटिकोया ट्राइब ये किस स्टेट से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा से। सो यहाँ पे आपको ये नागालैंड की ट्राइब्स तो याद हो ही जानी चाहिए। नागालैंड की अंगामी ट्राइब, तिखीर ट्राइब एंड सुमी नागा ट्राइब। एंड रिसेंटली नागालैंड का
हॉर्नबिल फेस्टिवल भी न्यूज में रहा था, सो नागालैंड तो काफी न्यूज में रहा है इस बार. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज गोलन हाइट्स व्हिच वाज सीन इन द न्यूज इज अ सीरियन टेरिटरी ऑक्यूपाइड बाय व्हिच कंट्री. सो रिसेंटली सीरिया में जो गवर्नमेंट चेंज हुआ है, कोलैप्स हुई है, उसी का रिजल्ट है गोलन हाइट्स का न्यूज में आना. सो गोलन हाइट्स रिसेंटली न्यूज में है, और किस कंट्री में लोकेटेड है, किस कंट्री ने इसे ऑक्यूपाई किया है गोलन हाइट्स को. सो बेसिकली पहले एक सीरियन टेरिटरी थी एंड इसे ऑक्यूपाई किया है इजराइल ने किया है. सो एक 6 डे वॉर हुआ था 1967 में, एंड 6 डे वॉर में 1967 में सीरिया के इस टेरिटरी को इजराइल ने अपने कब्जे में कर लिया था. सो रिसेंटली सीरिया में जो भी हो रहा है उस सिचुएशन में इजराइल ट्राई कर रहा है वहां पर गुलन हाइट्स में अपनी पॉपुलेशन को डबल करने के लिए, अ रीजन दैट ऑक्यूपाइड बाय इजराइल इन 1967, राइट. एंड 1981 में इजराइल ने गोलन हाइट्स पे अपना क्लेम अनाउंस कर दिया था, जिसे इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था. सो रिसेंटली इस एरिया में 30 इजरायली सेटलमेंट्स देखने को मिलेगी विथ 20,000 सेटलर एंड 20,000 ड्रूज अरब्स भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे. सो गोलान हाइट पे जो बेसिक कम्युनिटी रहती है दैट इज ड्रूज अरब, एंड रिसेंटली गोलान हाइट्स में इजराइल अपनी पॉपुलेशन को डबल कर रहा है, दैट्स वाई यह न्यूज में रहा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Next is Kerch Strait, which was seen in the news, connects which two water bodies. So recently एक strait news में रहा, that is Kerch Strait, और किन दो water bodies को connect करता है Kerch Strait, and answer is option number A, Black Sea and Sea of Azov. So Sea of Azov and Black Sea को connect करता है, जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हैं, यह है Kerch Strait, यहाँ पे है Sea of Azov and the Black Sea. बेसिकली यह एक क्रिटिकल मैरीटाइम रूट है यूक्रेन एंड रशिया के लिए, एंड रिसेंटली एक रशियन ऑयल टैंकर स्प्लिट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ अ स्टॉर्म, एंड इस कारण जो ऑयल है वो केर्च स्ट्रेट में फैल गया, दैट्स वाई यह न्यूज में रहा. सो केर्च स्ट्रेट कनेक्ट करता है ब्लैक सी को सी ऑफ अजोव से, एंड रशिया एंड यूक्रेन के बिटवीन एक मैरीटाइम रूट है, एक शिपिंग रूट है. सो 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया पे एनेक्सेशन किया था, तब रशिया ने कंट्रोल कर लिया था कर्च स्ट्रेट को, एंड तब से यह एक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बना हुआ है रशिया एंड अदर यूरोपियन नेशंस के बिटवीन. सो आपको इसकी लोकेशन ध्यान रखनी है. कर्च स्ट्रेट ये ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजोव के बिटवीन लोकेटेड है, दैट इज अ क्रिटिकल रूट फॉर यूक्रेन एंड रशिया, राइट. सो रिसेंटली स्ट्रेट इन न्यूज, सो रिसेंटली जितने भी स्ट्रेट न्यूज में रहे हम उन्हें रिवाइज करेंगे. डेविस स्ट्रेट रिसेंटली सीन इन द न्यूज किन दो रीजन के बिटवीन लोकेटेड है. सो ग्रीनलैंड एंड कनाडा के बिटवीन लोकेटेड है द डेविस स्ट्रेट. ऑर्कुस रिसेंटली न्यूज में था एंड स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से रिलेटेड है. सो एक्चुअली ये है क्या, किलर व्हेल्स है. एंड स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर रिसेंटली सीन इन द न्यूज किन दो कंट्रीज के बिटवीन लोकेटेड है. सो स्पेन एंड मोरक्को के बिटवीन लोकेटेड है. हॉर्मुज स्ट्रेट जो रिसेंटली न्यूज में थी, एक स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट वाटर वे है किन दो कंट्रीज के बिटवीन, ईरान एंड ओमान के बिटवीन है. एंड नेनातीवू आइलैंड रिसेंटली न्यूज में था, एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट, सो पाक स्ट्रेट में लोकेटेड है नेनातीवू आइलैंड. एंड द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर रिसेंटली न्यूज में था, सेपरेट्स विच टू कंट्रीज, ऑलरेडी हमने कर लिया, स्पेन एंड मोरक्को को सेपरेट करता है. Which strait that was recently in news is also known as the Gate of Tears in Arabic, and that is बाब अल मंदेब. सो बाब अल मंदेब को गेट ऑफ टीयर्स के नाम से भी जाना जाता है. एक स्ट्रेट है और अरबिक में गेट ऑफ टीयर्स कहा जाता है, राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Mount Semeru, which was seen in news due to volcanic eruption, is located in which country? So recently Mount Semeru news में रहा just because active रहा ये, इसमें eruption देखने को मिला, और किस country में located है? Answer is Indonesia में located है. सो मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटो वोल्केनो और जो एक्टिव वोल्केनो वो इंडोनेशिया रीजन में ही देखने को मिलेंगे, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर, जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है उसका पार्ट है. सो रिसेंटली माउंट सेमेरू द हाईएस्ट माउंटेन इन जावा, सो जावा का हाईएस्ट माउंटेन है, एक एक्टिव वोल्केनो है, इंडोनेशिया में लोकेटेड है. सो बेसिकली माउंट सेमेरू सबडक्शन जोन में लोकेटेड है, जहां पर इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट
यूरोशिया प्लेट के अंडर मूव करती है। इट्स अ पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर और अपनी हाई वोल्केनिक एंड साइस्मिक एक्टिविटीज के कारण यह काफी टाइम न्यूज में रहता है। अगेन इन न्यूज, माउंट समेरू कहाँ पर लोकेटेड है? इंडोनेशिया में लोकेटेड है, राइट। सो इसी के साथ जो रिसेंटली वोल्केनो इन न्यूज है हम उन्हें रिवाइज करेंगे। इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बार बार रिवाइज करते रहना। मरापी वोल्केनो, रिसेंटली इसमें eruption देखने को मिला था, किस कंट्री में लोकेटेड है? आंसर इज इंडोनेशिया में लोकेटेड है। शिविलुच वोल्केनो, दैट वाज इन न्यूज एंड इट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? आंसर इज रशिया का पार्ट है। अल्डोइनो लिंगाई वोल्केनो एंड इट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो तंजानिया में देखने को मिलेगा। एंड रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन ने एपिक व्यू कैप्चर किया था ऑफ द लार्जेस्ट वोल्केनो इन आवर सोलर सिस्टम एंड दैट इज ओलंपस मॉन्स, और यह पार्ट था मार्स ओडिसी ऑर्बिटर का एंड इट इज बाय नासा। सो नासा ने एक एपिक व्यू को कैप्चर किया था किसका? एक ओलंपस मोन्स का, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट वोल्केनो है और मार्स में लोकेटेड है, राइट। नेक्स्ट इज सुंधुनु कागीगर वोल्केनो, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, किस कंट्री में लोकेटेड है? आइसलैंड में लोकेटेड है। हंगाटोंगा हंगा हप्पाई वोल्केनो, यह न्यूज में था और किस रीजन में है? साउथर्न पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। कैंपी फ्लेग्रेई एक्टिव वोल्केनो है, किस कंट्री में लोकेटेड है? इटली में लोकेटेड है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next is, what is the name of the scheme launched by the Union government to incentivize cargo movement via inland waterways? So recently एक स्कीम को लॉन्च किया गया यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा सो दैट कार्गो मूवमेंट को प्रोत्साहित किया जा सके, एंड दैट इज, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जलवाहक स्कीम। सो जलवाहक स्कीम को रिसेंटली सेंटर ने लॉन्च करा है सो दैट कार्गो ट्रांसपोर्ट को बूस्ट किया जा सके इनलैंड वाटरवे सिस्टम के द्वारा, राइट। और ये जो स्कीम है इसका एम क्या है? लॉजिस्टिक कोस्ट को रिड्यूस करना है एंड रोड एंड रेल का जो यूज है उसे रिड्यूस करना है, ट्रेड को बूस्ट करना, यह मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है जलवाहक स्कीम का। एंड बेसिकली कार्गो ट्रांसपोर्ट को बूस्ट करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। सो इस स्कीम के तहत यूनियन गवर्नमेंट कार्गो सप्लायर्स को कंपनसेशन देने की योजना बना रही है। तो इस स्कीम के तहत कार्गो सप्लायर्स जो ओनर्स है वो अपने गुड्स को 300 किलोमीटर तक 35% कंपनसेशन के साथ मूव करा सकते हैं नेक्स्ट 3 इयर्स तक। एंड बेसिकली इसका जो मेन एजेंडा है वो मेजर शिपिंग कंपनीज पर फोकस करना है, ट्रेड बॉडीज पे फोकस करना है, सो दैट कार्गो सिस्टम को बूस्ट किया जा सके एंड ट्रेड को सिंप्लीफाई किया जा सके। एंड इट्स अ स्कीम ऑफ जल वाहक स्कीम जिसे लॉन्च करा है यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली। नाउ यहाँ पे स्कीम की बात की जा रही है। सो रिसेंटली जो स्कीम्स है न्यूज में है हम उन्हें रिवाइज करेंगे। सो रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है ऊर्जा वीर स्कीम टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस। सो ये जो इनिशिएटिव है आंध्र प्रदेश का है। एक फाइनेंशियल स्कीम का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिसे दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है फॉर वेमेन इन बजट 24-25, दैट इज मुख्यमंत्री महिला सम्मान राशि योजना। स्माइल एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। What is the name of the scheme that recently exceeded its target of training 6 CR rural individuals in digital literacy? And ये target complete किया था, that is by प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम किस स्टेट से एसोसिएटेड है? तेलंगाना से एसोसिएटेड है। एनपीएस वात्सल्य स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? पेरेंट्स एंड गार्जियंस की हेल्प करना सो दैट अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए जो फाइनेंशियल नीड है उन्हें प्लान की जा सके। नेक्स्ट इज राइतु भरोसा स्कीम, ये किस स्टेट से रिलेटेड है? तेलंगाना से रिलेटेड है राइतु भरोसा स्कीम, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज वेयर वाज द नुपी लाल नियमित 2024 इवेंट हेल्ड? सो रिसेंटली एक इवेंट सेलिब्रेट किया गया दैट इज नुपी लाल नियमित 2024, किस स्टेट में सेलिब्रेट किया गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर में। सो रिसेंटली मणिपुर ने सेलिब्रेट किया न्यूपी लाल नियमित 2024, जो ऑनर करता है वुमेन्स लीडर को एंड ऐसे वुमेन्स जो फाइट कर रही है जस्टिस के लिए। इस इवेंट को लीड किया चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह। सो एन बीरेन सिंह यह सीएम है मणिपुर के और इन्होंने ही लीड किया था इस इवेंट को। सो बेसिकली नुपी लाल ये रिलेटेड है 1904 और 1939 में जो वुमेन्स का रोल था ब्रिटिश कॉलोनियल इनजस्टिस के अगेंस्ट में अपने करेज को दिखाने के लिए, जस्टिस को लेने के लिए,
उसी को सेलिब्रेट करता है न्यूपी लाल न्यूमिट इवेंट, कहाँ पर, मणिपुर में। और इस इवेंट के साथ सीएम एंड बीरेन सिंह ने काफी सारे स्कीम्स को अनाउंस करा सो दैट अनएम्प्लॉयड विमेन्स को सपोर्ट किया जा सके, फाइनेंशियली जॉब प्रोवाइड की जा सके। एंड तेंग बांग स्कीम को लॉन्च किया गया है, कहाँ पर, मणिपुर में। सो तेंग बांग स्कीम को रिसेंटली कहाँ पर लॉन्च किया गया, जो कि विमेन ओरिएंटेड स्कीम है, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाएगी विमेन्स को, मणिपुर में लॉन्च किया गया। एंड किस इवेंट में, नुपी लाल निमित 2024 इवेंट में। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज द नेम ऑफ द हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च बाय द नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड इन सिंगरौली? सो रिसेंटली सिंगरौली में नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने एक हेल्थ इनिशिएटिव को लॉन्च करा, उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, दैट इज चरक। सो रिसेंटली चरक स्कीम को लॉन्च किया गया, दैट इज अ हेल्थ सेंट्रिक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव। और इसे कहाँ पर लॉन्च किया गया, सिंगरौली, सिंगरौली मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। किसने लॉन्च करा, एनसीएल ने लॉन्च करा, नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड ने। चरक का जो फुल फॉर्म है वो इम्पोर्टेंट है, कम्युनिटी हेल्थ और रिस्पॉन्सिव एक्शन फॉर कोलांचल, यह इसका फुल फॉर्म रहा चरक स्कीम का। सो फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाई जाएगी चरक स्कीम के तहत ऐसी डिजीज के लिए जो लाइफ थ्रेटनिंग है। एंड लो इनकम पेशेंट्स को टारगेट किया जाएगा इस स्कीम के तहत, सो दैट उन्हें फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया जा सके। कहाँ पर, सिंगरौली एंड सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। और ये दोनों कहाँ पर लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। एंड इसके लिए जो एलिजिबल रेजिडेंट्स है उनके इनकम 8 लाख के अंडर होनी चाहिए। एंड इस प्रकार यह लोग इस हेल्थ केयर स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। सो चरक स्कीम रिसेंटली लॉन्च की गई है, किस राज्य में, मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है। सो मध्य प्रदेश की बात की जा रही है, सो मध्य प्रदेश से रिलेटेड रिसेंटली जो डेटा रहा है हम उसे रिवाइज करेंगे। So recently, which city of Madhya Pradesh is home to India's first modern self-sufficient goshala with bio-CNG plant? So ग्वालियर ये मध्य प्रदेश का ऐसा मॉडर्न शहर बन चुका है जो सेल्फ सफिशिएंट गौशाला विथ बायो सीएनजी प्लांट को इनिशिएट करता है। रानी दुर्गावती रिसेंटली ऑनर्ड विद मेमोरियल इन मध्य प्रदेश वाज फ्रॉम विच डायनेस्टी? और ये रिलेटेड थी किस डायनेस्टी से थी, चांडेला डायनेस्टी से रिलेटेड थी रानी दुर्गावती। और रिसेंटली इन्हें ऑनर किया गया था विद मेमोरियल इन मध्य प्रदेश। सो विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश रिसेंटली होस्टेड ए थर्ड रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव? और किस सिटी ने होस्ट किया था, ग्वालियर ने ही किया था। विच कम्युनिटी हैज बीन डिमांडिंग दैट 49 डिस्ट्रिक्ट बी कार्व्ड आउट ऑफ पार्ट्स ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र टू एस्टेब्लिश देयर सेपरेट स्टेट? सो जुलाई में यह न्यूज में रहा था, कौन सी कम्युनिटी के लोग डिमांड कर रहे हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से 49 टोटल 49 डिस्ट्रिक्ट्स को निकालकर एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए। और इट इज बाय भील कम्युनिटी। ये जो डिमांड है ये भील कम्युनिटी से आई थी। रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक एंड विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड 2-day एक्सरसाइज इन मध्य प्रदेश, उसे इम्प्रूव किया जा सके, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज का इनिशिएटिव था। And recently, a rare four-horn antelope has been sighted for the first time in which tiger reserve of Madhya Pradesh, and that is Virangana Durgavati Tiger Reserve में देखा गया। None of the above, नोटा ऑप्शन रिसेंटली न्यूज में था, मध्य प्रदेश की किस कॉन्स्टिट्यूंसी में, इंदौर में देखा गया था नोटा को, नन ऑफ द अबव ऑप्शन को। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट क्वेश्चन। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? सो रिसेंटली एक अवार्ड न्यूज में रहा, दैट इज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। एंड किससे रिलेटेड है, किस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। सो रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इज जगदीप धनकर, उन्होंने ऑनर किया द विनर्स ऑफ द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। सो एनईसीए को ऑर्गेनाइज किया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने। एंड यह ऐसे लोगों के एफर्ट्स को रिकग्नाइज करता है जो एनर्जी कंजप्शन को रिड्यूस करने में लगे हुए हैं, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में अपना योगदान दे रहे हैं। सो ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करने के लिए इस अवार्ड को एस्टेब्लिश किया गया था, एनईसीए नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। सो इस अवार्ड के लिए जो रिव्यू है वो कौन देखता है, टेक्निकल कमेटी देखती है। एंड फाइनली एक अवार्ड कमेटी के द्वारा इसे फाइनल किया जाता है। एंड एनुअली 14 दिसंबर को विनर्स अनाउंस किए जाते हैं ऑफ नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। राइट, इसी के साथ
फर्स्ट टाइम ये अवार्ड कब दिए गए थे? 14th ऑफ दिसंबर 1991 में फर्स्ट टाइम ये अवार्ड दिए गए थे। और कौन सी इंडियन मिनिस्ट्री है जो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे को ऑर्गेनाइज करने के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। सो हो पा रहा है यार, 14th दिसंबर को था नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे और उसी दौरान ये अवार्ड दिए गए थे। राइट। सो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे ओवर करते हैं एंड मूव करते हैं आज के जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके आंसर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1 दिसंबर को एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे ऑब्जर्व किया जाता है। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे ऑब्जर्व किया जाता है। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे ऑब्जर्व किया जाता है। 14 दिसंबर अभी हमने सेशन में डिस्कस किया था, दैट इज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। एंड 23 दिसंबर को किसान दिवस फार्मर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड 24 दिसंबर दैट इज नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। राइट। इसी के साथ मूव करते हैं आज के आपके क्विज के क्वेश्चंस की ओर। सो आज के क्विज का जो टॉपिक है दैट इज अवार्ड्स, ऑनर्स एंड पर्सन्स इन ड्यू। सो इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर। थैंक यू।